नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हमारी चर्चा का विषय है कि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी राजनीति उफान पर है। उसका कारण ये है कि सरकार पता नहीं क्या वजह है, क्या इसकी हकीकत है कि इनके साथ कोई संवाद करना नहीं चाह रही है सरकार। सचिवालय कर्मचारी महासंघ लंबे समय से बैठकें कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। सरकार की तरफ से अभी तक मुख्यमंत्री उनसे मिलने से अभी तक कोई भी मीटिंग नहीं हो पाई है। हालाँकि संदेश आया उनको कि मुख्यमंत्री मीटिंग करेंगे, लेकिन वो भी इंतज़ार लंबा होता जा रहा है। इसी बीच जो प्रिविलेज मोशन जो तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी जी द्वारा दिया गया है, उनका अभी एक बयान आया है अभी। उनका बयान ये है कि मैं किसी भी सूरत में प्रिविलेज मोशन वापस नहीं लूँगा। यानी कि सरकार इस कर्मचारियों के साथ टकराव को टालना नहीं चाहती है, बल्कि बढ़ाना चाहती है। उनका बयान यही दर्शाता है कहीं न कहीं। इसी बीच गेट मीटिंग दोबारा हुई है एक बार, लेकिन कुछ माँगों की जो चर्चा की थी, डीए 4% तो दे दिया है, लेकिन पूरा डीए अभी तक भी देय है सरकार की तरफ से। अब कर्मचारी नेता जिनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया गया है, उसको उसका मुकाबला किस तरह से करेंगे, क्योंकि शायद उनको कानूनी लड़ाई की तरफ बढ़ना पड़े, क्योंकि मंत्री जी अडिग हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि किसी भी सूरत में वापस नहीं लिया जाएगा। अब कर्मचारियों का आगे ये बड़ा आंदोलन की रूपरेखा तय होती है इसको लेकर, या वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, ये देखने का विषय है। तो आज हमारे साथ इस चर्चा में भाग ले रहे हैं अ, प्रकाश बादल जी हैं, वन विभाग के कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष हैं। प्रवीण शर्मा जी हैं, विश्लेषक हैं राजनीतिक। संजीव शर्मा जी हैं, जो सचिवालय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष हैं। और गोपाल दास वर्मा जी पूर्व अध्यक्ष हैं कर्मचारी महासंघ के, हिमाचल प्रदेश के लंबे समय तक रहे हैं ये। तो थोड़ा-सा प्रवीण जी, कुछ इसका कानूनी पहलू क्या है प्रवीण जी, और राजनीतिक पहलू क्या है? थोड़ा आप समझाएँगे? लड़ाई आपने देखी है, लंबे समय से चल रही है, लेकिन सरकार की तरफ से संवाद कोई नहीं हो रहा है इनके साथ। जी। डॉक्टर साहब लंबे से समय से जो चला आ रहा है ये मामला है, अगर इसके देखा जाए तो इसके दो जी। पक्ष हैं। एक कर्मचारी यानी सचिवालय के कर्मचारी और दूसरी तरफ को स्वयं सरकार। और जी। अगर इस मामले को ध्यान से देखें तो इन दोनों पक्षों में अगर किसी की हानि होनी भविष्य में दिखती है तो सिर्फ एक ही पक्ष की है, वो है सरकार की। जी। क्योंकि अगर दोनों पहलुओं को निष्पक्षता के साथ अगर हम ध्यान से देखते हैं, तो अंत में सिर्फ और सिर्फ जो है सरकार को ही इस मामले में हानि उठानी पड़ेगी। उसकी वजह है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कानून की पक्ष की। जो कानून का जी। पक्ष है, वो जो ये जो प्रिविलेज मोशन है, ये आर्टिकल 105 और 194 जी, 105 जो प्रवीण। है वो लोकसभा में प्रिविलेज मोशन किस तरह से लाया जा सकता है और 194 में किस तरह से विधानसभा में प्रिविलेज मोशन लाया जा सकता है। जी। विधानसभा में इससे इतर जो है कुछ रूल्स भी हैं। रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका जो चैप्टर 12 है, चैप्टर 12 जो है वो प्रिविलेज मोशन के साथ जो है वो डील करता है। अब बात जी। आती है कि क्या कर्मचारियों के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जा सकता है? निश्चित रूप अगर एमएलए या मिनिस्टर को ये लगता है कि उसकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है, तो वो प्रिविलेज मोशन ला सकता है। वो स्पीकर को इस बारे में नोटिस दे सकता है। स्पीकर किसी विशेषाधिकार समिति को इस मामले को सौंप सकते हैं। वो कर्मचारियों को नोटिस दे सकते हैं। इस मामले के अंदर बहस होने के बाद सजा सुनाई जा सकती है। जी। और इन बिटवीन जो है वो कोर्ट भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। आर्टिकल 121 122 और आर्टिकल 212 के तहत जो है कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता है। परंतु जी। बात जब आती है संवैधानिक हमारे मूलभूत अधिकारों की, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वहां पे जब इन्फ्रिंज होते हैं, जब उनका हनन होता है, ऐसे कंडीशन में कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है। तो जी। क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति को अभिव्यक्ति का जो स्वतंत्रता उसे उसका अधिकार दिया गया है। और जो प्रिविलेज मोशन जिसके तहत लाया गया है कि एक तो मिनिस्टर की छवि को इसमें कोई धक्का नहीं पहुंचा है, ऐसे अनसब्सटेंशिएटेड एलिगेशन नहीं लगाए गए हैं, तो ऐसे कंडीशन के ऊपर दूसरी तरफ को कर्मचारी नेताओं को अपनी बात रखने का हक है। ऐसे कंडीशन के ऊपर कर्मचारी नेता निश्चित रूप से हाईकोर्ट जाएंगे। पहले अगर मामले को देखा जाए
तो कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता है, परंतु यहाँ पे कर्मचारियों के फंडामेंटल राइट्स जो है वो इन्फ्रिंज होते हैं। ऐसे कंडीशन में कोर्ट जाएंगे, निश्चित रूप से कोर्ट इंटरफेयर करेगा, लंबे समय तक मामला जाएगा। ऐसे कंडीशन में सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला है। जी। ये सरकार का पहला पक्ष है। अब दूसरे पक्ष की बात करें, वो है राजनीतिक पक्ष। राजनीतिक पक्ष में देखा जाए तो ये जो वर्तमान कांग्रेस सरकार है, आखिरकार ये सत्ता में आई क्यों? सत्ता में जी। आने की पीछे जो सबसे बड़ा रीजन था, वो रीजन है कर्मचारियों को एक मुश्त जो उनको सपोर्ट मिला, जी। खासकर ओपीएस के मामले में। सरकार की अगर स्टार्टिंग वाला जो समय देखा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है, कहीं ना कहीं जो कर्मचारी थे, कर्मचारियों की सपोर्ट सरकार को मिली। सरकार ने भी कर्मचारियों के हितों को लेकर बहुत सारे फैसले उठाए, परंतु धीरे धीरे सरकार ने एक दूसरी तरफ का रवैया अपना लिया, जिसमें चाहे जिला परिषद के कर्मचारी थे, उनके खिलाफ एकदम से स्ट्रिक्ट बिहेव, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारी थे, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट बिहेव, कभी सरकार तनख्वाहों के मामले में सरकार के ढुलमुल रवैया, या फिर डीए की किस्तें ना देने के मामले में। सरकारी कर्मचारियों को अपनी मांगे उठाने का अधिकार है, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु धीरे धीरे जो है सरकार की छवि, जो सरकार की कर्मचारियों के साथ सहानुभूति थी, वो खत्म होती गई। और जी। ये जो सरकार को इसका खामियाजा जो है वो उठाना भी पड़ा और भविष्य में उठाना भी पड़ेगा। आपको मैं इसको दूसरी तरफ से राजनीतिक पहलू में बताता हूं। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को जो टोटल वोट पड़े पिछले विधानसभा इलेक्शन में, वो पड़े 18,14,000 वोट। और आपको जी। हैरानी होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जो अपनी सदस्यता जो है अभियान के तहत 15,50,000 मेंबर्स बना लिए हैं। क्या ये कांग्रेस सरकार के लिए अलार्मिंग नहीं है कि उस सरकार को बने हुए 2 साल नहीं हुए बिल्कुल। हैं और बड़ा जितने बड़ा वोट मुद्दा पड़े है। हैं लगभग जी। उतने ही मेंबर बीजेपी ने बना लिए। अगर ये मेंबर कहीं काम करेंगे तो बीजेपी अगली बार कम से कम 30 लाख को छुएगी। जी। ऐसे कंडीशन के ऊपर जो उनका सबसे बड़ा सपोर्ट बैंक था, जिसकी वजह से वो सत्ता में है, आप उनको ही नाराज करके बैठे हो। और खासकर कर्मचारियों का जो सचिवालय के कर्मचारी हैं, इनके बारे में हमेशा से कहा जाता है ये निष्पक्षता के साथ और अमूमन कांग्रेस के प्रति जी। थोड़े से फेवर में इसलिए रहते हैं क्योंकि लंबे समय से शिमला में रहने की वजह से, कांग्रेस की गवर्नमेंट होने की वजह से वहां की अपॉइंटमेंट उनके हाथों ही है। परंतु अपने बेस को जिस तरह से कांग्रेस खत्म कर रही है, सिर्फ और सिर्फ ईगो प्रॉब्लम्स की वजह से। मेरा तो ये कहना है मंत्री जी को, ठीक है कि आपने ये मान लिया, ये संजीव शर्मा जी ने कहा, क्या एक मंत्री के खिलाफ उनके विधानसभा के अंदर लोग नहीं बोलते? क्या एक मंत्री के खिलाफ विपक्ष की पार्टियां नहीं बोलती? क्या एक बिल्कुल। मंत्री के खिलाफ तब जो तो वो तब तो रोज ही प्रिविलेज पत्रकार नहीं मोशन हो बोलते? और कोर्ट जाए लोग। बिल्कुल। हाँ, फिर आखिरकार एक कर्मचारी नेता के खिलाफ इतनी ईगो क्यों पाल के रखी हुई है? तो जो आपकी बात थी कि संवादहीनता के चलते नुकसान सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को हो रहा है और जी। इसका खामियाजा उन्हें ही भुगतना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री को भी चाहिए, वो जो डिले टैक्टिस है, डिले टैक्टिस के चलते जो है नुकसान सरकार को, सरकार की छवि को उठाना पड़ रहा है। और ऐसे कंडीशन में मुझे भी लगता है कि सरकार अगर अच्छे से चलानी है तो जी। सचिवालय के कर्मचारी, खासकर उनके साथ आपको एक कॉर्डियल रिलेशन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि सरकार के काम का जो पहला स्टेप है वो सचिवालय ही है। अगर वहां से कामों में डिले हो जाएगा तो मान कर चलिए फिर नीचे धरातल तक कुछ भी ठीक नहीं होने वाला बिल्कुल। है। धन्यवाद। बिल्कुल। चलिए, संजीव जी जुड़े हैं। संजीव जी, बीच में एक समाचार आया कि मुख्यमंत्री वार्ता के लिए बुला रहे हैं, लेकिन वार्ता वो क्यों नहीं हो पाई, क्या कारण रहे? और जो प्रिविलेज मोशन है, वो सवाल भी आपके आगे खड़ा है कि मंत्री जी बोल रहे हैं कि मैं तो किसी भी सूरत में वापस नहीं लूंगा, लेकिन कानूनी पहलू, क्योंकि प्रवीण जी वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं साथ में, उन्होंने जो निकाला है कि क्योंकि ये मौलिक अधिकारों का हनन और कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की आजादी का हनन भी है, तो आप लोग हाई कोर्ट का रुख भी कर सकते हैं अगर सरकार का, मंत्री जी का यही रवैया रहा तो आप क्या अपनाएंगे? जी संजीव। हाँ, नमस्कार। देखिए डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि क्या हम लोग हाई कोर्ट का रुख भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कि माननीय मुख्यमंत्री क्या हमें बुलाया था या नहीं बुलाया था। जी। देखिए, जो हमारी मांग थी, मुख्य मांग, वो तो जी। डीए थी, और साथ में जो पे स्केल एरियर और डीए का एरियर भी, जो जी। 1/7/22 से हमारा सरकार के पास देय है, वो था। और साथ में पे एरियर 1/1/2016 से 2022 तक का, उसमें उन्हें हमें जो भी मिला है वो तो, एक तो हमें 21.4% डीए की मिली है, साथ में जी।
जो हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे उनको भी एरियर किए 20,000 के रूप में एक किस्त दी गई है। साथ में जो हमारे रिटायरी भाई हैं उनको जो भी उनके जो रिटायर क्या कहते हैं रिम्बर्समेंट के थे, मेडिकल रिम्बर्समेंट बिल थे, पेंडिंग पड़े थे सरकार के पास डेढ़ 2 साल से, उसको भी सरकार ने घोषणा की हम इनको भी क्लियर कर देंगे। और एक और सरकार ने घोषणा की है कि इस बार 28 को सभी कर्मचारी और पेंशनरों को उनकी सैलरी और उनकी पेंशन दे दी जाएगी दिवाली को देखते हुए, बिल्कुल। और दिवाली को देखते हुए। केंद्र तो से भी हमने इसका राशि आभार भी समय पे आ व्यक्त किया। गई है। हाँ जी, हाँ जी, हमने इसका आभार भी व्यक्त किया था। अब हमारी जो 15 तारीख को जो एक हमारा जनरल हाउस हुआ था उसमें हमने इनका सरकार का धन्यवाद किया था। लेकिन हमने साथ में ये भी कहा था कि जो हमारी और देनदारियां हैं सरकार के पास वो भी शीघ्र अतिशीघ्र जो है और कर्मचारी को और पेंशनरों को दे दी जाए। इसके बाद हमें एक मैसेज आया था कि माननीय मुख्यमंत्री हमें बुलाने वाले हैं, चाय पे बुलाने वाले हैं जनरल हाउस के बाद। तो हमें लगा कि शायद हमें बुलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जबकि अब माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश से बाहर हैं और कहते हैं कि शायद हमें बुलाए। जहां तक बात है प्रिविलेज मोशन की, ये तो मैंने जैसे भी पहले भी कहता हूं कि ये तो हमने भी पहली बार देखा हिमाचल प्रदेश के इतिहास में कि चुने हुए कर्मचारी नेताओं पर जो है प्रिविलेज मोशन आया है। हमें मेमो दिए गए हैं और तो और एक एप्लीकेशन जैसे मैंने कहा कि पुलिस स्टेशन में आई है, सुमन एक कदम के नाम से कोई लेडी हैं, उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो FIR की जाए क्योंकि मेरे जो बयान थे उससे भी कहीं ना कहीं प्रदेश का माहौल खराब हो सकता था। तो उसमें भी हमने अपना दे रखा है पुलिस स्टेशन में। तो जहां तक प्रिविलेज मोशन का एक बात है कि आप कह रहे कि हम हाई कोर्ट का रुख बनाएंगे, देखिए हम तो बार बार कह रहे हैं, हमारे 6 साथी, हम 6 लोग हैं, हमने तो कहा है कि ठीक है अगर सरकार प्रिविलेज मोशन ला रही है अच्छी बात है, हम इसका डट के मुकाबला करेंगे, सामना करेंगे जो भी हमारे से। जहां तक प्रिविलेज मोशन लाने की बात है कि जो भी हमने अपने लोगों से पूछा, वकीलों से पूछा या रिटायर्ड ऑफिसर IAS अफसर से पूछा, रिटायर्ड जजेस से पूछा, तो सभी लोग ये कह रहे हैं कि प्रिविलेज मोशन तो आ ही नहीं सकता था क्योंकि आप लोग भी इलेक्टेड हैं। दूसरा, आपने जो ये कहा है ये अपनी प्रीमाइसेस में अपने उन लोगों के सामने कहा है जिन्होंने आपको चुना है। नंबर 2, बिल्कुल, हाँ, अगर यही बात हम कहते हाउस में बोलते या हाउस की कार्यवाही को हम प्रभावित करते, वादित करते तो भी आ सकता था। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। जैसे कि अभी हमारे जो अधिवक्ता हैं प्रवीण शर्मा जी, जो वकील भी हैं, इन्होंने भी कहा कि वैसे तो हमारे पास ऑप्शन है हाई कोर्ट की जाने की, वैसे तो नहीं बनता था लेकिन हम नहीं जाएंगे हाई कोर्ट, हम तो सजा भुगतने के लिए भी तैयार है। हमने तो कई चैनलों से माध्यम से भी कहा हम सजा भुगतने को तैयार है। ठीक है, आपकी आगे उसमें ज्यादा से ज्यादा 15 दिन की सजा है, नौकरी जाए, तैयार है, हमारे को कुछ नहीं मिले कोई बात नहीं। पर हमें इस बात की खुशी है कि जो हमने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, जो लड़ाई हमने उन पेंशनरों के लिए लड़ी जो अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते थे, हालांकि वो हमारे समर्थन में आए। उनकी जो उम्र है 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग पिता समान हमारी माताएं, बुजुर्ग माताएं सड़कों में उतरी हमारे लिए, हमारे समर्थन के लिए, क्योंकि हमने उनकी लड़ाई लड़ी थी, वो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकते थे। आज हमें ये हिमाचल प्रदेश सचिवालय के कर्मचारी अधिकारी को नहीं, पूरे प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनरों के साथ साथ आम भी हमें समर्थन मिला है। ठीक है, हमें खुशी इस बात की है कि जो हमने लड़ाई लड़ी उसमें हमें काफी हद तक हमें सफलता मिली है और हम 600 करोड़ रुपए की सौगात जो है ना प्रदेश के कर्मचारियों को और प्रदेश के पेंशनरों को पहुंचाने में सफल हुए हैं। हमें इस बात की खुशी है। अब जैसे कि पता चला है कि अभी तो रिपोर्ट भी यहाँ से नहीं दी गई है, जो प्रिविलेज मोशन आया है, जो मेमो था उसका हमने जवाब दे रखा है। अब जब यहाँ से इसका जवाब जाएगा प्रिविलेज मोशन का, जो इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट जाएगी, उस पर डिपेंड करेगा कि भाई सरकार हमारे अगेंस्ट क्या एक्शन लेने वाली है। पर मैं साफ तौर से कह देना चाहता हूं कि हमारे जो 6 लोग हैं, हमने ठान रखी है कि जो भी अंजाम होगा हम उसको भुगतने के लिए तैयार हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं। जी, बादल जी जुड़े हमारे साथ। बादल जी, कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो कर्मचारी, प्रवीण जी ने भी कहा कि कर्मचारियों के सहारे कांग्रेस सत्ता में लौटी है इस बार, क्योंकि जो पहले एक चेहरे के सहारे लौटती थी कांग्रेस, ठीक है, चेहरा वो दुनिया में नहीं रहा,
कर्मचारियों का एक बड़ा सहारा मिला, चाहे ओपीएस का मुद्दा था, चाहे और मुद्दे थे कर्मचारियों के पिछली सरकार के साथ जो भी लंबित थे। लेकिन अब कर्मचारियों के साथ संवाद बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। आपने भी पिछली डिबेट, लंबा समय हो गया उस डिबेट को, आपने इस मंच से कहा था कि मैं अपील करता हूं कि मुख्यमंत्री जी हमें बुलाएं, लेकिन शायद आपको भी नहीं बुलाया गया अभी तक, ना किसी और को बुलाया गया। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि अब तो संजीव जी ने स्पष्ट कह दिया है कि प्रिविलेज मोशन जो सजा देगा भुगतने को तैयार है। मैं तो साधुवाद देता हूँ संजीव शर्मा जी को कि उन्होंने मतलब सचिवालय पहले से जो मैंने 25-26 साल से नौकरी कर रहा हूँ, सचिवालय कभी भी आम कर्मचारियों की जो होती है आवाज नहीं उठाते हैं। इन्होंने एक स्टेप लिया और पूरे प्रदेश के कर्मचारी जो है इनको आज दुआ दे रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री की बात आपने कही है, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि क्या ये वही माननीय मुख्यमंत्री है जो एनपीएस के आंदोलन में जो कर्मचारियों के तंबुओं में मतलब बारंबार जा रहे थे, प्रियंका गांधी जी को लेकर गए कि हम ओपीएस लाएंगे, ओपीएस देंगे, और उन्होंने दिलाई भी और उनका थैंक्स हम करते हैं। आज उनका जो दिल है वो क्यों बदला है? जब कर्मचारी अपनी मांगों के लिए उनसे समय मांग रहा है या मांगों के लिए कोई जनरल हाउस कर रहा है, ये मैं आंदोलन नहीं कहता इसको, शायद और कर्मचारी इसको आंदोलन कहे, ये आंदोलन नहीं है, ये एक जनरल हाउस है एक संगठन का। उन्होंने जनरल हाउस किया और वो जनरल हाउस इसलिए किया गया जब संगठन ने आवाज अपनी पहुंचानी चाहिए, रिटर्न में माननीय मुख्यमंत्री को, मुख्य सचिव को चिट्ठियां लिखी, उन चिट्ठियों के जब जवाब नहीं आए और एक नेता, एक संगठन पर जब दबाव बनता है, दबाव इसलिए बनता है कि संगठन चुने इसलिए जाते हैं कि अगर कोई आवाज नहीं सुनी जा रही है तो उस संगठन को अपॉर्चुनिटी होती है, और वो अपॉर्चुनिटी अवेल करने के लिए जनरल हाउस आया। तो उस जनरल हाउस में अगर वो कोई आवाज उठा रहे हैं तो आवाज वो सरकार को सुननी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री ने तुरंत जो है दूसरे संगठन को बुलाया, तो क्यों सचिवालय संगठन को भी क्यों नहीं बुलाया? उनको भी बुला लिया जाता जब दो पैरेलल संगठन बुला लिए गए। तो मेरा कहने का मतलब कि माननीय मुख्यमंत्री मतलब अगर इस तरह का उनका रवैया आज कर्मचारियों के खिलाफ दिखाई दे रहा है, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या वो कर्मचारियों के विरोध में, ठीक है आपकी कोई आर्थिक समस्याएं हैं, कुछ है, तो आप कर्मचारियों को, दो संगठनों को आपने बुलाया, तीसरे को भी बुलाइए। और तीसरा संगठन भी अभी तक कह रहा है कि हम इंतजार कर रहे हैं कि हमें जो है निमंत्रण मिलेगा, हम अपना पक्ष रखेंगे। और रही बात प्रिविलेज मोशन की, तो देखिए सर, प्रिविलेज मोशन जो है वो कह ही दिया है, हमारे पास जो है एक क्वालिफाइड अधिवक्ता है, संजीव जी ने भी इसको स्टडी किया है। तो एक कर्मचारी, क्या हम इस लोकतंत्र में रह रहे हैं, क्या एक कर्मचारी अपनी आवाज उठाए तो उस आवाज के लिए भी प्रिविलेज मोशन लाया जाए? और मोर ओवर मुझे तो ऐसा लगता है, पता नहीं संजीव को क्या लगता है, कि कहीं हमें ट्रैप तो नहीं किया गया कि कर्मचारियों को के खिलाफ इस तरह की कोई टिप्पणी कर दी जाए उधर से कि जिससे कर्मचारी भी उग्र होके कुछ बात कहे ताकि उनके ऊपर कोई एक्शन लिया जा सके। शायद ये कोई ट्रैप होगा और उसमें कहीं गलती से, वैसे मुझे तो नहीं लगता कि संजीव जी ने कुछ ऐसी बात कही या किसी भी संगठन ने ऐसी बात कही, परंतु अगर आप उधर से भड़काऊ कोई बात कहेंगे तो इधर से भी तो रोष तो दोनों तरफ है। तो इसके लिए इतना बड़ा स्टेप लेना, बड़ी क्लियर सी बात है कि कर्मचारियों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। और दबाने की कोशिश नहीं की जा रही है तो निमंत्रण होना चाहिए था, बुलाया जाना चाहिए था। और रही मांगों की बात, अगर कर्मचारियों की मांगे जायज नहीं थी, फिजूल खर्ची की बात कर्मचारियों ने कही, कई कट लगे, आपने देखा, कई कट अभी लगने बाकी है, वो भी लग जाएंगे धीरे धीरे। और उसके बाद आप देखेंगे डीए 6 महीने की बात कही थी, 2 महीने से पहले डीए मिल गया और सिर्फ 4% मिला का इंतजार कहा था, बिल्कुल। हाँ जी, तो 2 महीने में मिल गया, क्यों दिया गया? क्योंकि इसका मतलब कर्मचारियों की आवाज सुनी। लेकिन हो सकता है कोई ईगो या कोई इस तरह का हो, वो बड़े हैं, छोटों के प्रति क्या ईगो रखनी, हम तो उनके कर्मचारी हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री इस बात को, मुझे लगता है कि वो पहल करें, मैं तो एक ही बात पे कह रहा हूँ, वो हमसे बड़े हैं, बुलाएं और इसको खत्म करें, ये होना चाहिए। और अगर बोले जी प्रिविलेज मोशन हम वापस नहीं लेंगे, प्रिविलेज मोशन तो सर ये बनता नहीं है, ये तो पहले ही कह दिया है। और मोर ओवर ये भी अधिवक्ता महोदय ने हमें कह दिया है कि उसमें सरकार ही बैकफुट पे जाएगी। हम सरकार के खिलाफ भी नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ, लेकिन हम सरकार से कहते हैं कि अगर आपने संगठन बनाने की हमें
प्रावधान दिया है, या तो आप एक नोटिफिकेशन करो कि कोई कर्मचारी, जैसे पुलिस के लिए नोटिफिकेशन है कि कोई संगठन नहीं बनेगा, आप नोटिफाई कर दो कि कोई संगठन ही नहीं होगा, हम भी चुप आपके जुल्म झेलते रहेंगे। ये कौन सी प्रथा की शुरुआत की जा रही है, जहां कर्मचारी को अपना पक्ष रखने का भी अधिकार नहीं है। तो अगर आपने अधिकार दिया है, तो हमने उसका अधिकार का अगर प्रयोग किया है, तो आप उन कर्मचारियों को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या है, मतलब ये किस तरह का संदेश सरकार की तरफ से? क्या ये वही सरकार है जो चुनाव से पहले ओपीएस के लिए तंबुओं में आ रही थी, और आज डीए के लिए वो नहीं बात ही नहीं सुन रही है? बात तो सुने, और बात खत्म की जा सकती है, बात उनकी तरफ से खत्म की जा रही है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि संजीव जी के ऊपर या इनके 6 साथियों के ऊपर जो मुश्किल है, मैं एक छोटे से संगठन का कर्मचारी हूँ, मैं अगर इनके ऊपर कोई एक्शन होता है तो हम भी इसमें इनको पूरा सपोर्ट देंगे, ये अकेले नहीं है। और हम हमारे साथ 3-3, 4-4 हजार कर्मचारी जुड़े हुए हैं, इनके पक्ष में हम आगे आएंगे, और अगर इनके ऊपर कोई एक्शन लिया जाता तो वो उसका जो हम कड़ा जवाब देंगे, हम बिल्कुल इसमें तैयार है। बादल जी, एक संजीव जी ने जिक्र किया कि उस जनरल हाउस में जो बातचीत हुई, कोई महिला थाने में शिकायत दे देती है, ये क्या तरीका है? मैं आपको वही कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें कर्मचारियों को डराने और धमकाने की ही कोशिश है। हम पे कंडक्ट रूल लगते हैं। मुझे तो ये लगता है कि हम पहले तो हमारे में इसमें दिक्कत ये है कि कर्मचारियों में एकजुटता का अभाव है, कि जो नेता है, नेता आवाज उठाता है, लेकिन कर्मचारी अपने अपने फायदे के लिए, कई लोग मुख्यमंत्री के करीबी होना चाहते हैं, कई लोग अलग गुट बना के अपनी शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं। ये चीज जो अभी गोपाल दास वर्मा जी शायद कहीं डिस्कनेक्ट हो गए हैं। देखिए, मैं बड़े गर्व से कहता हूँ, नहीं मुझे कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। हालांकि वो कुछ एग्रेसिव हो जाते हैं गोपाल दास जी, वो उससे शायद हम इत्तेफाक रखें, उनका जो एग्रेशन बहुत है, लेकिन हमने संगठन गोपाल दास जी वर्मा और उससे भी पहले गंगा सिंह जी और दूसरे लोग होते थे जो सरकार को सीधे मुंह में, मतलब मंत्रियों को गालियां देते थे। तो आज की डेट में अगर कोई, एक तरफ आप प्रिविलेज मोशन लाओ, एक तरफ आप जो है एफआईआर दर्ज करो, ये दबाव बनाने की स्थिति है ताकि कर्मचारियों को उलझाया जा सके और कर्मचारियों को डरा के वो किसी तरह जो है उनको बैकफुट पे लाया जा सके। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये सारी चीजें तब हो रही है पथरिया जी, जब पूरे कर्मचारी असंगठित है। लेकिन सचिवालय का कर्मचारी, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जो देखा है, एक भी कर्मचारी अलग अलग नहीं है, सब लोग एकजुट हैं। और ये उचित समय में इनको संजीव जी का, मुझे लगता है कि संजीव जी ने ही बताया है कि आपने मेरे से बाहर नहीं जाना है और आप संयम बरते, ये इसलिए चुप है, नहीं तो आपने पहले दिन देख लिया था किस तरह का माहौल सचिवालय में था, और इतना एग्रेशन था कि कमांडो बुला लिए गए थे दूसरे जनरल हाउस में। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो अगर इस तरह के हथकंडे कर्मचारियों पे अपनाए जाते हैं तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं ये कहता हूं संजीव जी को भी, और बाकी कर्मचारी संगठन भी देखेंगे जो हम पे कंडक्ट रूल लगते हैं, मुझे तो लगता है कि इन कंडक्ट रूलों को भी कहीं चैलेंज करना चाहिए कि क्या कोई कर्मचारी एक, हम मतलब अपनी जो आवाज है वो भी नहीं रख सकते, हमें कितना बोलने की, हम कुछ भी बोलते हैं तो हम पे नकेल लगाई जाती है, क्या हम कोई खूंटे में बंधे हुए? वो तो प्रकाश जी वो बता चुके हैं कि आपकी मौलिक अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी, उसके विपरीत चीजें हैं, वो तो प्रवीण जी बता चुके हैं। चलिए मैं प्रवीण जी को प्रवीण जी, संजीव जी ने स्पष्ट कह दिया है, ठीक है, संजीव जी ने स्पष्ट कह दिया है कि हम सजा भुगतने को तैयार हैं। प्रिविलेज मोशन जो लाया गया है बनता नहीं है, क्योंकि ना विधान सभा, ना विधान पालिका, ना विधान सभा के सदस्य के आचरण पे उन्होंने कोई टिप्पणियां की हैं, ठीक है, स्पष्ट सी बात है, वो बनता नहीं है। लेकिन वो भुगतने को तैयार है। 6 लोग, क्या है उनका कहना कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कुछ दिन की सजा हो जाएगी, बर्खास्त कर देंगे, लेकिन हम एक नजीर पेश करेंगे, और हमने की है पेश। इसमें क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? डॉक्टर साहब, मुझे क्या लग रहा है कि इस पूरे मामले को जब ध्यान से देखेंगे तो सरकार सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों के ऊपर दबाव बनाना चाहती है, और ये वो मामला है जिस मामले के वो हाईलाइट करके बाकी कर्मचारियों को अपने 3 साल की सरकार को स्मूथली चलाना चाहेगी। परंतु उन्हें इस बात को समझ नहीं आ रही है कि दबा के जो है चीजें स्मूथ नहीं हो सकती जी। वो तो किसी चीज को आप प्रेस करोगे तो उतनी फोर्स के साथ जो है वो वापसी आपको मार करने वाली है। देखिए, धर्माणी जी की एक छवि है हिमाचल प्रदेश में कि वो कांग्रेस के अंदर इंटेलिजेंट लोगों में से एक है, परंतु इस सारे मामले के अंदर कहीं ना कहीं उनकी छवि खराब हुई है।
अब वहां पे क्या हो बिल्कुल गया, वहां पे बिल्कुल ईगो प्रॉब्लम वाली बात आ गई है। जो छवि एक इटालियन व्यक्ति की थी, वहां पे ये बात आ गई है, ईगो प्रॉब्लम की है। अब मान के चलिए कि ये सारा मामला जो है ये चला जाता है विधानसभा अध्यक्ष के पास। तो जी जो टेस्ट हैं, उन 3 टेस्ट के अंदर कि ये त्वरित मामला होना चाहिए, विधानसभा से रिलेटेड होना चाहिए, एक ही सीटिंग में ये मामला उठाया जाना चाहिए, और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि सब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए एलिगेशंस के साथ, उनकी छवि को खराब, ये तो कहीं फिट ही नहीं बैठेंगे। वो बिल्कुल कैसे सजा देंगे आप बताइए। जो जी सारे मामले हैं वो हो सकता है 2 लोगों की जुबान की वजह से गर्मा गर्मी में कुछ कह लिया हो, और उससे जी भी सबसे बड़ी बात है कि बैठ के ये मामला सुलझाया जा सकता है, या तो एक पक्ष अड़ा हो कि जो मैंने कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है, मैं जी भविष्य में भी यही कहूंगा, या एक व्यक्ति ने मैं कहा है कि मिनिस्टर करप्ट है, या एक व्यक्ति ने कहा है कि मिनिस्टर जो है वो मतलब करेक्टरलेस है, ये करेक्टर पर नहीं है। ऐसे तो कोई शब्द ही नहीं है जिसकी वजह से जी प्रिविलेज लाया जा सके, या उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का एलिगेशन लगाया हो। तो कहने का मतलब है, जब ये सारा मामला जो है आपके विधानसभा अध्यक्ष के पास जाएगा, विधानसभा की समिति, विशेषाधिकार समिति के पास जाएगा, तो संजीव शर्मा या उन 6 कर्मचारियों के खिलाफ उनके पास बोलने के लिए क्या होगा। जब ये पूछा जाएगा कि बताइए आपका जो है, आपका जो विशेषाधिकार का, जो आपको विशेषाधिकार मिले हैं, उनका हनन कहां जैसे हुआ। तो बिल्कुल, क्या तो समिति में पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से सदस्य हैं बिल्कुल, विशेषाधिकार हनन समिति में। तब क्या कहेंगे जी वो, तब क्या कहेंगे जी कि मुझे ऐसा बोला गया। ये बात मैंने पहले भी कही कि एक पॉलिटिशियन के खिलाफ बहुत सारे लोग समाज में बोलते हैं, बहुत सारे लोग विपक्ष में बोलते हैं, बहुत सारे लोग पत्रकार में बोलते हैं, पर अगर एक पॉलिटिशियन सबसे उलझता रहेगा तो वो जीवन में राजनीति नहीं कर पाएगा। ये एक पॉलिटिशियन को समझना पड़ेगा। बिल्कुल और खासकर सही एक बात कर्मचारी नेता जो सिर्फ अपने लिए नहीं बात करके वो पूरे कर्मचारियों की बात कर रहा है, ऐसे कंडीशन में उस व्यक्ति को थोड़ी सी लिबर्टी होनी ही चाहिए, मुझे हमेशा ये लगता है। और रही बात जो है गर्मा गर्मी में बोले हुए शब्दों को, अगर कुछ बुरा लगा है तो आप कर्मचारी नेता को अपने ऑफिस बुला सकते हैं, उनके साथ बैठ के बात कर सकते हैं। चाय पे जब चर्चा होती है तो निश्चित रूप से अगले है। कुछ यही तो समय के कमी लिए है बुलाते प्रवीण नहीं जी, होते, संवाद ही नहीं हो रहा, मुख्यमंत्री बुला ही नहीं रहे हैं इनको। और ये वो सबसे बड़ी कमी है। वो दरार बरकरार रह रही है उस कारण से। उसका नुकसान मैंने वही कहा कि सिर्फ 1.5 साल में बीजेपी के 15,50,000 मेंबर बन गए बिना किसी मेहनत के, बिल्कुल और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सिर्फ 50,000 मतों का अंतर है। ऐसे कंडीशन पे अगर आप वो परिस्थितियां, रोज खाद पानी सब कुछ भारतीय जनता पार्टी को देंगे, तो इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ किसको होगा, वो कांग्रेस को ही कांग्रेस को होगा। रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल तो जब बिल्कुल नुकसान आपको कानूनी रूप से भी उठाना पड़ेगा, नुकसान आपको राजनीतिक रूप से भी उठाना पड़ेगा, तो आपने क्या खोया क्या पाया, इसका आत्मविश्लेषण तो आपको ही करना है। ये मुख्यमंत्री को ही अंतरात्मा में झांक के देखना पड़ेगा कि कुछ लोगों से गुमराह होके डिसीजन लेने का समय नहीं है, उनको स्वयं डिसीजन लेने पड़ेंगे। जिस तरह से अगर वो टेंट में जा सकते हैं एनपीएस वालों के लिए, तो क्यों नहीं वो अपनी सरकार को बचाने के लिए, अपनी सरकार की छवि को अच्छा बनाने के लिए कर्मचारी नेताओं से बात कर लें, खासकर तब जब कर्मचारी नेता उनके खिलाफ ही नहीं है। जी 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 मेरा अगर चलिए ओवरऑल हम लोग देखें तो हम यही कह सकते हैं, ये ईगो प्रॉब्लम का मामला है, ये बैठ के जी सुलझ सकता है, और सही मायने में किसी भी कर्मचारी नेता के खिलाफ तब तक इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जब तक वो एडामेंट ना हो। संजीव शर्मा जी की मैंने पॉडकास्ट को भी देखा है, उनके बयानों को भी पढ़ा हुआ है, और उसके बाद मैं जी यही कह सकता हूं कि यहाँ समझौते के पर्याप्त स्थान है, और ऐसे कंडीशन पे सरकार को भी चाहिए अपने ही एक अंग के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे। जी बादल जी बोलना चाह रहे थे कुछ। बादल जी शॉर्ट में। मैं हाँ बिल्कुल, मैं शॉर्ट में बोलना चाहता हूँ, मुझे बीच में याद आ गया, मैं पहले भूल गया कि जो जो कर्मचारियों ने, पहली बात तो अभिव्यक्ति वाली बात कर रहा हूँ कि अगर इस तरह से प्रिविलेज मोशन पे मैं आना चाहता हूँ कि इस तरह आप अगर प्रिविलेज मोशन लाते हैं, तो हम तो विधानसभा की कार्रवाई में देखते हैं कि मैंने कई बार बड़े तल्ख टिप्पणियां देखी है, जगत सिंह नेगी जी जो है जयराम जी को कैसी कैसी बातें करते हैं, तो पॉलिटिशियंस तो कभी इतनी, मतलब वो इतनी गालियां देते हैं एक दूसरे को, नहीं, उन वो पे तो तो बात कभी सही आता है नहीं है। आपकी। लेकिन वो लेकिन बात लेकिन कर्मचारियों, नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि कर्मचारियों पे आता है, वो भी विधानसभा के बाहर। अगर इस तरह की जो ये जो कार्रवाइयां हो रही है, तो इन कार्रवाइयों का ये बड़ी दुखद है यार। इसके ऊपर जो है हमारी जो बात पहुंचनी चाहिए कि इतने जो हार्श चीजें हमारे ऊपर लाई जा रही, क्या ये दबाने की कोशिश है?
और ये अगर दबाने की कोशिश है तो ये ऐसी कोशिश फिर कर्मचारियों को कुचलने के लिए फिर आपने मंच क्यों दिया? ये मंच बंद कर दिया जाए या मार दो फिर कर्मचारियों को, सभी सारे राइट्स जो है उन राइट्स को आप किल कर दो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रिविलेज मोशन जैसी जो लाई जा रही है सिर्फ आवाज दबाने के लिए लाई जा रही है। और मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ, मुझे तो लगता है जो पॉलिटिकल लोग हैं चाहे वो किसी भी पार्टी के, मुझे ये जान के भी बड़ी हैरानी होती है कि आज की डेट में जो हमारा विरोधी पक्ष है बीजेपी के लोग, मैंने जो पाया, पता नहीं संजीव जी को क्या लगता है, किसी दूसरा दल भी कर्मचारियों के फेवर में खुल के नहीं बोल रहा है। अगर कर्मचारियों का हनन हो रहा है तो वो लोग हमारे भी प्रतिनिधि, हमने भी उनको चुना है, उनको जो सही को सही और गलत को गलत कहना चाहिए। जो दूसरे दल के लोग भी कोई नहीं बोल रहे हैं। आज की डेट में कर्मचारियों को कोई भी दल है वो दबाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कर्मचारियों के जो वेतन और भत्ते हैं वो ये लोग देना नहीं चाहते और कर्मचारियों से काम दिन रात लेना चाहते हैं। तो चलिए बादल जी, चर्चा को विराम देते हैं, अब समय हो गया। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी और सरकार के अंदर जो तनातनी चल रही है वो शायद लंबे समय तक चले, क्योंकि कर्मचारी नेताओं का मानना है कि सरकार जिस तरह से, चाहे प्रिविलेज मोशन है, चाहे एफआईआर के लिए कोई लोग थाने में पहुंच रहे हैं कर्मचारियों के खिलाफ, उनके अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का, अभिव्यक्ति की आजादी का हनन कर रहे हैं। कहीं न कहीं डराने की कोशिश है ताकि एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया जाए, बाकी कर्मचारी आने वाले समय में कोई आंदोलन या कोई बैठकें बड़ी सरकार के खिलाफ ना करें। प्रवीण जी ने कहा कि लीगली पक्ष ठीक है, लाया जा सकता है, लेकिन टिप्पणी ऐसी नहीं है कि प्रिविलेज मोशन टिक पाएगा आगे। हाई कोर्ट जाने का विकल्प भी है कहीं न कहीं, लेकिन संजीव शर्मा जी का कहना है नहीं, ना हम हाई कोर्ट जाएँगे, विकल्प जरूर है। हम 6 के 6 लोग कर्मचारी नेता जो हैं प्रिविलेज मोशन को झेलेंगे और इसकी लड़ाई लड़ेंगे और लंबे समय तक लड़ाई भी चलेगी, तब तक विधानसभा का कार्यकाल भी खत्म हो सकता है। अगर हाई कोर्ट में ये जाते हैं, अगर विधानसभा की तरफ से कोई इनको सजा 15 दिन की, 1 महीने की जो प्रावधान है विशेषाधिकार हनन में, अगर दे दी जाती है तो उसके खिलाफ बाद में ये कोर्ट भी जा सकते हैं या सजा भी भुगत सकते हैं, इन्होंने कह दिया है। और इन्होंने कहा कि हमने जो आंदोलन खड़ा किया, जिस चीज के लिए 6 माह का वक्त मांगा गया था, 2 माह के भीतर 600 करोड़ रुपए के बेनिफिट कर्मचारियों को और पेंशनरों को मिले हैं। कहीं न कहीं ये नज़ीर साबित हुआ है इनका आंदोलन। तो ये आंदोलन आगे बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, लेकिन सरकार की तरफ से संवाद कोई नहीं है और ना ही होने की कोई संभावना है, क्योंकि ईगो का प्रश्न खड़ा हो गया है इसके बीच। तो आज हमने यही चर्चा की, आप सबने इस विषय पे चर्चा में भाग लिया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।